मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो क्या हाल चाल है तुम लोगों का? वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई तुम सब? आई होप बढ़िया होगी, एकदम पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और हमारा लास्ट क्लास में जो बहुपद वाला चैप्टर था वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, कमेंट मैंने तुम लोगों के देखे हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट कर रखा था सर एक्स्ट्रा लेक्चर करा दो, एक्स्ट्रा लेक्चर करा दो। तो एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए वीडियो वगैरह डलवा दी जाएगी, क्योंकि देखो यार अपन प्लानर के हिसाब से चलते हैं थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों का सिलेबस टाइम से खत्म हो सके। ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर बिल्कुल तुम्हें चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब वीडियो आ जाएगी उसकी एक तुम्हें लगा के क्या कहते हैं रिकॉर्डेड, और बैच में डलवा दूंगा ताकि तुम देख पाओ, है ना। तो बाकी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अलका, गुड इवनिंग नीरज, गुड इवनिंग कृष्णा, गुड इवनिंग रुखसाना, गुड इवनिंग लीजा, गुड इवनिंग निशु, गुड इवनिंग शालू, गुड इवनिंग अनुराग, भानु, वरुण, लकी, साजिया, विकास, सना, सुमन, दिव्यांशी, अदिति, प्रतीक्षा सॉरी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? अक्सा, भावना, अदिति, साधना, आयुष, ज्योति, वरुण, कुणाल, मोहम्मद औसैद, प्रदीप, आर्यन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब? सब एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ जी, क्या हाल चाल सबके? हाँ, तो तुम लोगों के लिए एक बढ़िया मैसेज है मेरी तरफ से कि भाई सुनो, गाने सुनने की तुम कहते रहते हो ना, गाने सुना दो, गाने सुना दो, गाने सुना दो। एक बहुत बढ़िया गाना मैं आज सुन रहा था, ठीक है, और उसकी एक बहुत बढ़िया लाइन है जो कि मैंने आज ही, मतलब सुनता तो मैं रहता ही हूं, ठीक है, मुझे लगा तुम लोगों को सुनानी चाहिए कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, मैं उस सलाह पे अपने निशा बनाता चला गया। लिरिक्स भूल गया हूं और मैं, ठीक है, तो हो जाता है ये कभी कभी। बट तो जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भैया देखो, आपको हमेशा ऐसा रहना चाहिए, चाहे वो गम हो चाहे खुशी हो, उसमें एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हमारे साथ तो दिक्कत है कि भाई हम ओवर रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में मुझसे भी हो गया था, ठीक है, और हो सकता है कि मैंने तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत डांट दिया हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, पहले से ही बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी आ जाओ मेन मुद्दे पे, आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। और इस लाइन के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि भैया हम जिंदगी का साथ निभाते चले गए। तो भाई सीधी सी बात है, काम करो, आगे बढ़ते रहो, पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें तुम्हारी पीछे छूट चुकी हैं वो छूट चुकी हैं, ठीक है। अब सीधा आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी, तो मेरे लल्लू लाल, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सब? बहुपद वाले चैप्टर के तुम लोगों के कुछ डाउट थे, तो जरा ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, क्लास 9th में तुमने पढ़ा था क्या? क्लास 9th में तुमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, पढ़ा था ना क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण? हाँ जी, तो आज उसी चैप्टर का कक्षा 10 का थोड़ा सा बढ़ा हुआ वर्जन तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। लेकिन 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 बहुत ही बेहतरीन, बहुत छोटी सी एक चीज है जो कि तुम लोगों को चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे के स्क्वायर सर तुम्हारा ध्यान तो रखेंगे भैया, है ना, तुम्हारे के स्क्वायर सर तुम्हारा ध्यान तो रखेंगे ही। क्यों? क्योंकि भैया देखो, लास्ट क्लास में तुमको कर दिया अगर हमने गुस्सा, तो तुम लोगों के डाउट हम उठा लाए हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे कोई ऐसा काम का कोई डाउट दिखा नहीं, ठीक। तो दोनों ही जो मेरे बैच हैं, चाहे वो उड़ान बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो उड़ान यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड वाले में हमारा कुछ नहीं था, एक दो बस ऐसे ही नॉर्मल कमेंट थे, वहां पर कोई डाउट वाला कमेंट नहीं था, ठीक है। एक कमेंट ये बिहार बोर्ड से है, और भैया सन गोकू, भैया तुमने नाम रख लिया है सन गोकू, हैं, और तुम कह रहे हो तुम सन नहीं हो, हैं, ऐसे कैसे चलेगा मिस्टर कैकरॉट, हैं, कैसे चलेगा ऐसे मिस्टर कैकरॉट? तुम कह रहे हो तुम अभिषेक हो, तो अगर तुम अभिषेक हो तो यहां पे अभिषेक लिखो, हैं, डिसाइड कर लो यार, तुम गोकू हो कि कैकरॉट हो कि अभिषेक हो, हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना काम। चलो तो भैया नाम डिसाइड कर लो पहले तुम। तो बिहार बोर्ड से यही दोनों काम के कमेंट थे, ठीक है।
इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, अब इसके बराबर हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आते हैं शुभम मलिक भैया का कमेंट। भैया शुभम, ये यूपी बोर्ड वाले बैच में से हैं ये भैया हमारे हैं। भैया शुभम सुनो, ये तुम्हारा जो ये एक कमेंट है ये काम का कमेंट है। इसके बाद जो तुमने कमेंट सेक्शन में प्रवचन दिया है ना, वो पूरा प्रवचन मैंने पढ़ा। ठीक है, मैं चाहता तो वो भी यहां ले आता, लेकिन फिर क्लास की जो मर्यादा है वो भंग हो जाती है ना, क्लास की जो मर्यादा है वो भंग हो जाती। ठीक है, तो कृपया करके ये नाम तुम्हारा शुभम है तो शुभम वाले काम करो, है ना। ऐसे इस कमेंट के बाद जो तुमने कमेंट सेक्शन भर रखा था ना उल्टी सीधी बातों से, अगर वो मैं कमेंट में लाया, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे दिखाने में, हमको भी और तुमको भी, समझो इस बात को। ठीक है, अब आ जाओ जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस चीज की, एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो भैया नेहा सिंह, हेलो मैम, प्रणाम आपको। नेहा मैम प्रणाम आपको। नेहा मैम का एक क्वेश्चन है कि अगर अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्यक है और आपको अल्फा प्लस बीटा 6 दिया हुआ है, अल्फा गुणा बीटा 4 दिया हुआ है, तो बहुपद लिखिए। तो बेटा नेहा, ये क्वेश्चन तो हम पहले ही करा दिए हैं, ये क्वेश्चन तो हम पहले ही करा दिए। कैसे करा दिए सर पहले? अरे भैया बता तो रखा है कि अगर कोई बहुपद है जिसके तुम्हें शून्यक दिए हो या फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तो भैया बहुपद कैसे बनता है? बताओ फॉर्मूला। बहुपद बनता है k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। डायरेक्ट सूत्र है बेटा इसका तो मेरे लल्लू लाल है, डायरेक्ट सूत्र है इसका मेरे तो लल्लू लाल। क्या बनेगा देखो, k गुणा ब्रैकेट के अंदर आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान है 6, अल्फा गुणा बीटा का मान है 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 6 गुणा एक्स और अल्फा गुणा बीटा का मान है 4। ये लो, यहां पर k का मान उठाकर रख दो 1, k का मान तुम कुछ भी रखोगे उसके हिसाब से तुम्हारे अलग अलग बहुपद बन जाएंगे। आंसर क्या आ गया, px बराबर आपके पास निकल कर आ गया कितना, आपके पास निकल कर आ गया कितना भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये लो नेहा जी, आपके सवाल का जवाब आशा करता हूं आपको मिल गया होगा, है भैया। विनय वर्मा ओपी कह रहे हैं आई एम कीरा, हैं तुम कीरा हो, हैं तुम कीरा हो, डेथ नोट वाले कीरा हो क्या तुम? बताना जरा हमको कमेंट में। तुम्हें लग रहा होगा कि सार तो ऐसे ही हैं, अरे भैया हम सारे एनीमे देखते हैं, जो जो अच्छे एनीमे हैं वो हमने देखे हैं। तुम जो भी रेफरेंस दोगे हमको समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बचोगे तुम। आ जाओ और बताओ, एक और डाउट था, और देखो भैया देखो, ये जो आशुतोष शुक्ला जी का डाउट है ना, ये है भयंकर सवाल। ठीक है, ये है भयंकर सवाल। आगे की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चैप्टर की, बट ये कुछ बेसिक डाउट है तो ये एक बार मैं सॉल्व करा दूं। ठीक है, ये सवाल भयंकर है। ठीक है, तो जिस बालक के सिलेबस में त्रिघात बहुपद है, जरा वो सॉल्व करना इस सवाल को, त्रिघात बहुपद वाले बालक इस सवाल को सॉल्व करो। इतने मैं जरा ये वाला सवाल सॉल्व कराता हूं। ये किसी बालक का सवाल था, मैं नाम लगाना भूल गया शायद, आई एम सॉरी, बट वो बालक अगर देख ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। सर प्लीज क्लियर दिस क्वेश्चन। आ जाओ भाई, क्लियर दिस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है तो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों के व्युत्क्रम, के शून्यकों के व्युत्क्रम का क्या भैया, क्या क्या आपका योग निकालना है। तो देखो, मान लो इसके शून्यक जो है वो क्या है, तुम्हें इसके शून्यक तो दिए नहीं है, मान लो इसके शून्यक जो है वो अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, द्विघात बहुपद है, दो शून्यक हो सकते हैं, मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल। तो मैंने पहले भी समझाया था, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, 4 का व्युत्क्रम 1/4, a का व्युत्क्रम 1/a, ठीक है, या 20 का व्युत्क्रम 1/20,
ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या होता है भैया? व्युत्क्रम होता है जिसकी गुणा अगर तुम उस संख्या में करो तो आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? अल्फा का व्युत्क्रम यानी कि पहले शून्यक का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा भैया? 1/अल्फा। और ऐसे ही बीटा का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/बीटा। इसने हमसे क्या पूछा था? इसने पूछा था कि भैया व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो व्युत्क्रमों का योगफल मतलब आपका 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, इन दोनों का योगफल कितना निकल कर आएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को पूछने के 3-4 तरीके हैं। इसी क्वेश्चन को पूछने के 3-4 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वो तुमसे कहते कि इस बहुपद के शून्यकों के लिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालो। ठीक है, वो ये भी बोल सकता है कि भैया माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालो। दूसरा क्या है? वो तुम्हें बोल सकता है कि भैया इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा गुणा बीटा का मान निकालो। ठीक है, तीनों का ही मतलब बिल्कुल सेम है। तीनों का ही मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि देखो शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल बनता है ये। ठीक है, इसका अगर तुम एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? इसका एलसीएम बनेगा बीटा प्लस अल्फा बटे में अल्फा गुणा बीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा और बीटा है शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल। अल्फा गुणा बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। लगा दो भैया, शून्यकों के योगफल का सूत्र भी जानते हो, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र भी जानते हो। लगाओ भाई, शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यकों का योगफल है आपका कितना? माइनस के बी बटे ए। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है भाई? शून्यकों के गुणनफल का सूत्र सी बटे ए। ठीक है, इसे हल करेंगे क्या होगा? ये सी बटे ए पलटकर ऊपर चला जाएगा तो माइनस के बी बटे ए गुणा ये सी बटे ए पलटकर ऊपर चला गया तो ए बटे सी। इसे हल कर लेंगे, अपने पास कितना आएगा? ये हो जाएगा ए से ए कट गया, हमारे पास आ गया माइनस के बी बटे सी। ठीक है, इस बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दो तो आपके पास a का मान कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 1, b का मान कितना आएगा? माइनस के 7 और c का मान 12। आपका आंसर क्या आ रहा है? माइनस बी बटे सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? ये b का मान कितना है? माइनस के 7, तो माइनस b का मान है -7 बटे c का मान कितना है? 12। ये लो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 12, 7/12 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? जिस भी बालक ने ये डाउट पूछा था उसे क्लियर हो गया। जिस भी बालक का ये डाउट था उसे क्लियर हो गया, और आई होप बाकी बालकों को भी क्लियर हो गया होगा। हैं? आई होप बाकी बालकों को भी क्लियर हो गया होगा। माइनस क्यों आएगा मेरे लल्लू लाल? प्लस आएगा। b का मान -7 है, सूत्र में क्या होता है? माइनस बी बटे ए और सी बटे ए। पलटकर ए से ए कट गया, माइनस बी बटे सी बचा, तो माइनस और b का मान कितना है? -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो भाई, अब इसके बाद एक और है। एक बालक है हमारा मोहम्मद उमैद, वो भाई कहता है कि किस किस का इस लेक्चर में चक्कर मुंडी घूम गया, आई मीन बत्ती गुल हो गया। भैया देखो देखो मोहम्मद भैया, मोहम्मद उमैद भैया, आपको पता क्या करना पड़ेगा आपको, या फिर जो भी बालक जिनका एकदम बत्ती गुल हो गया ना बहुपद का लास्ट लेक्चर देख के, उन लोगों को पहले 5 लेक्चर देखने पड़ेंगे, समझो इस बात को। उसके बाद जाके आखिरी लेक्चर जिसमें क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आएगा, नहीं तो भैया बाउंसर ही लगेंगी सारी बोले। ठीक है, बाउंसर ही लगेंगी सारी बोले, तो समझो पहले अपना बैकलॉग क्लियर कर लो सारे बालक। ठीक है, और मोहम्मद मुझे लगता है जिस तरीके से तूने बोला है तेरा बैकलॉग ऑलरेडी क्लियर है, तो भाई क्वेश्चंस की एक बार खुद से प्रैक्टिस कर, अपने आप तो करेगा, हो जाएगा। ठीक है, अब जो आखिरी क्वेश्चन था वो था हमारे आशुतोष भैया का। ये कहते हैं कि यदि त्रिघात बहुपद
x की घात 3 प्लस ax स्क्वायर। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बढ़िया है। देखो त्रिघात बहुपद सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं है, तो जिन बच्चों के सिलेबस में नहीं है वो बस 2 मिनट देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। x की घात 3 प्लस ax स्क्वायर और क्या है प्लस bx प्लस c का एक शून्यक माइनस 1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, प्लस bx प्लस c। ठीक है, हम इसके शून्यक मान लेते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बताओ कमेंट में। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बताओ कमेंट में। माना शून्यक बराबर है अल्फा बीटा व गामा के। ठीक है, अल्फा बीटा व गामा के। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है क्या दिया हुआ है कि इसका एक शून्यक दिया है। क्या दिया है भाई? कि इसका एक शून्यक जो है वो -1 है। तो किसी को भी एक शून्यक मान लो, अल्फा बराबर आपका -1 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है? हाँ जी आशुतोष भैया, इसमें निकालना क्या था? अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि आपको निकालना था अल्फा गुणा, मतलब देखो आपको एक शून्यक अल्फा दिया हुआ है, बाकी दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालना है, यानी कि बीटा गुणा गामा निकालना है आपको। ठीक है, आपको क्या निकालना है? बीटा गुणा गामा, है ना। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बीच में संबंध है एक। क्या? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? त्रिघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर किसके होता है? देखो भाई इन्होंने स्मॉल लेटर क्वेश्चन में ले रखे हैं, इन्होंने स्मॉल लेटर क्वेश्चन में ले रखे हैं, तो हम कैपिटल ले लेते हैं। तो ये बराबर होता है -d/a के। किसके? -d/a के। बेटा एग्जाम में गौरव जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से ही सवाल आए, इधर उधर से सवाल पूछ लेता है। तुमने देखे मेरी जो क्लास होती है उसमें कभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलते हैं, ले दे के गिने चुने क्वेश्चन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी मैं प्रीवियस ईयर के उठाता हूं। ठीक है बेटा मुकेश, एक डाउट सॉल्व कर लूं उसके बाद तुम्हारा डाउट देखूंगा ना। देखो तो अब अल्फा का मान तो तुम्हारे पास पहले से है -1, तो बीटा गुणा गामा बराबर हो गया -d/a के। तो आपके पास आ जाएगा -बीटा गुणा गामा बराबर -d/a के। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया भैया बीटा गुणा गामा बराबर d/a के। ठीक है, अब आपको यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, बीटा गुणा गामा। क्या आ गया? d/a के बराबर। इसकी तुलना कर दो किससे? आपका ax³ प्लस bx स्क्वायर, कैपिटल में लेना है सब। आपका ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां से तुलना करोगे क्या होगा? कैपिटल A का मान x की क्यूब का गुणांक जो कि है 1, b का मान स्मॉल a, कैपिटल C का मान स्मॉल b और कैपिटल D का मान स्मॉल c। तो यहां पर मान रख दो बस, बीटा बटे बीटा गुणा गामा, तो यह आ जाएगा c बटे a का मान कितना है भाई? a का मान कितना है? a का मान है 1, तो c बटे 1 यानी कि बीटा गुणा गामा बराबर आ रहा है c के। बीटा गुणा गामा बराबर आ रहा है c के। सर लेकिन एक्सरसाइज में तो ये आंसर नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा मैं बताता हूं। अब तुम्हें पता है इस बहुपद का एक शून्यक है कितना? इस बहुपद का एक शून्यक है px बराबर x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक शून्यक जो है वो -1 है। ठीक है, तो क्या करो, इस शून्यक को जब इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद क्या बन जाएगा? ये बहुपद बन जाएगा 0, क्योंकि शून्यक का काम क्या है? बहुपद को 0 बनाना। अब क्या करो, इस शून्यक को उठाकर इस बहुपद में रख दो, मतलब x की जगह पर -1 रख दो और वहां से c का मान निकाल लो। जो भी c का मान आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? बीटा गुणा गामा हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई ये हो जाएगा -1 की क्यूब प्लस a गुणा -1 का स्क्वायर प्लस b गुणा -1 प्लस c बराबर आ गया 0 के। हल कर देता हूं मैं इसे। -1 की क्यूब कितनी हो जाएगी? -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 1 गुणा a कितना हो गया? a। ठीक है,
और b का मान कितना हो जाएगा -1, b गुणा -1 हो गया -b प्लस c बराबर 0। ठीक है, c का मान निकालना है, c को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -1 इधर जाकर प्लस का 1, प्लस का a इधर जाकर माइनस का a, और माइनस का b इधर जाकर प्लस का b। ये c का मान आ रहा है आपका अल्फा गुणा बीटा बराबर था c के, जो कि बराबर आ गया 1 माइनस a प्लस b के। ये लो भाई, ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आशुतोष अब तेरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, है क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया? फील नहीं आ रहा शाहिद हुसैन, क्या चाहते हो, क्या फील करा दे हम तुमको अभी, है क्या फील करा दे हम तुमको अभी? जो डाउट एक बालक का था वो सॉल्व करा रहे हैं हम। श्रिद्धि कह रही है बिहार में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे लल्लू लाल, एनसीईआरटी से सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं छापेगा वो, ठीक है? एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है? तुम पूरी एनसीईआरटी के एमसीक्यू मिला दोगे ना, तब भी 50 एमसीक्यू नहीं बनेंगे, और बिहार बोर्ड में तो 50 एमसीक्यू आते हैं, तो सोचो वो एमसीक्यू कहां से लाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो वो क्या करते हैं, वो डिजिट चेंज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। चलो तो देखो भाई, अब यहां से हम इस कार्यक्रम को, जो तुम्हारे डाउट वाला कार्यक्रम था, वो यहीं पर खत्म होता है। आज की जो बातचीत है वो यहीं पर खत्म होती है, ठीक है? ऑलरेडी तुम्हारे ऑलमोस्ट 22 मिनट डाउट सॉल्व करने में चले गए तुम्हारे पिछले चैप्टर के, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे आगे, और आज की क्लास से जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। सारे बालक तैयार है नए चैप्टर के लिए? सारे बालक तैयार हैं नए चैप्टर के लिए? जल्दी से एक बार फायर इमोजी दिखा दो भाई। शिवांगी, युग्म का मतलब बेटा अभी सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, पहले जल्दी से मुझे एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट में, अगर सारे बालक रेडी हैं नए चैप्टर शुरू करने के लिए। बहुत तेजी से, जल्दी से। चलो तो शुरू करते हैं। अब आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसकी ग्राफीय विधि। टाइम लगा तो ग्राफीय विधि तक पहुंचेंगे, पहले मुझे पता है कि आज तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये समझाते समझाते ही पूरा लेक्चर निकल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम क्या है, ठीक है? और एक बच्ची है, ठीक है, उसने लास्ट क्लास में भी ये पूछा था डाउट, और मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करा था। बेटा t² - 15, अगर ये तुम्हारा एक बहुपद दे रखा है पीटी और तुम्हें इसका शून्यक निकालना है, तो तुम पीटी को डायरेक्टली उठाकर रखोगे 0 के बराबर, t² - 15 बराबर हो गया 0 के, माइनस का 15 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, t² बराबर आ गया +15 के, स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो t हो गया √15। रूट को जब किसी संख्या से बाहर निकालते हैं, मतलब संख्या को जब रूट से बाहर निकालते हैं, तो उसके आगे लग जाता है प्लस माइनस का साइन, तो t के दो मान आ जाएंगे, एक +√15 और दूसरा -√15, ठीक है? तुम्हारे बहुपद के डाउट ही सॉल्व करते करते पूरा लेक्चर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा लेक्चर ही हो गया ये बहुपद का आधा, ठीक है बेटा? चलो तो अब शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से। किस किस को याद है दो चर वाले रैखिक समीकरण, बताओ जरा, किस किस को याद है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक बार जल्दी से बताओ मुझे, किस किस को याद है दो चर वाले रैखिक समीकरण? किस किस को याद है भाई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिन्हें याद है वो थम्स अप करेंगे, जिन्हें याद नहीं है वो थम्स डाउन करेंगे। जरा जल्दी से बताओ किस किस को याद है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? क्लास 9th में पढ़ा था हमने। बताओ जरा जल्दी से।
हाँ जी, चलो मुझे याद है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई 67% बच्चों को याद है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और 32.94% बच्चे, अपने 33% बच्चे ऑलमोस्ट ऐसे हैं जिन्हें याद नहीं है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाएगा। पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लियर नहीं होगा तब तक आपका यह भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जरा इस पर ध्यान दो सबसे पहले कि भैया आज क्या हुआ। स्कूल में दोस्त के पास देख ली क्लासमेट की बिल्कुल एकदम बढ़िया कॉपी। ठीक है, वो जिसका एकदम पेज मुलायम मुलायम होता है, लिखने में आता मजा। ठीक है, और देख लिया नया वाला पेन ट्राइमैक्स का। अब लेना है, देख लिया भाई, चाहिए तो चाहिए, दोस्त के पास है, अपने पास भी होना चाहिए। स्वैग कम थोड़ी होगा क्लास में हमारा, है स्वैग कम थोड़ी होगा क्लास में। ऊपर से भाई पेन फाइटिंग भी तो खेलनी पड़ जाती है कभी कभी। अब वो ट्राइमैक्स के पेन से जीत जाएगा तो लेना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो भैया पहुंच गए स्टेशनरी पे, पहुंच के हमने ले ली क्या, तीन ले ली किताबें, मतलब तीन ले ली क्लासमेट वाली कॉपी एकदम बढ़िया की। नोट्स बनाऊंगा इसमें के स्क्वायर सर के एकदम। ठीक है, और फिर करूंगा स्कूल में जाके फ्लैक्स। ठीक है, और भैया दो ले लिया हमने पेन। ठीक है, ये ट्राइमैक्स वाले दिख नहीं रहे बट मान लो ले लिया, अगली बार ट्राइमैक्स के लगा लूंगा। ठीक है, ट्राइमैक्स जैसे लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है ट्राइमैक्स को पोलियो हो गया। ठीक है, लेकिन अगली बार ट्राइमैक्स वाले लगाऊंगा। ठीक है, ओहो दीक्षा बेटा सुनो, वही वाली बात है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्लास की शुरुआत में कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ठीक है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जगह जहां, है ना। तो सीधी सी बात है भाई, मजे लो जिंदगी के, है ना। लोग आएंगे कुछ भी कहेंगे, कहने से कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चाहिए भाई बिल्कुल, ले लिए क्लासमेट वाले पेन और दो ले लिए ट्राइमैक्स, एक ब्लैक एक ब्लू। मस्त पेन फाइटिंग खेलेंगे, अब जीत जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ जरा। तो भैया हुआ क्या, दुकान पे गए, दुकान वाले ने भैया दे दिए तीन भैया ट्राइमैक्स, मतलब तीन ले ली क्लासमेट वाली कॉपी, दो ले लिए भैया हमने पेंसिल। ठीक है, और दुकान वाले ने सीधा सीधा 100 रुपए ले लिए हमसे। वैसे तो काफी सस्ता पड़ा है। ठीक है, ट्राइमैक्स बहुत महंगा आता है। ठीक है, जिंदगी बेकार है क्यों, क्या हो गया लक्की सिंह, जिंदगी बेकार है क्या हो गया भाई लक्की सिंह, ऐसा तेरे साथ है। ट्राइमैक्स नहीं मिलेगा तुझे। चलो, तो अब देखो अब क्या हुआ, दुकान पे जाके पता कर लिया। ठीक है, ले लिया भाई 100 रुपए के लेके, घर पे आ गए। घर पे आके पिताजी ने पूछ लिया, हाँ भैया क्या है ये। पापा ट्राइमैक्स है। अच्छा किस लिए चाहिए। अब पापा को तो बता नहीं सकते पेन फाइटिंग के लिए चाहिए। पापा से कह रहे हैं पापा इससे राइटिंग बहुत बढ़िया आती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग मिल जाते हैं, है ना। समझ रहे हो पापा, तो मतलब एकदम बढ़िया स्वाद आ जाता है। ठीक है, टीचर बढ़िया नंबर देता है, एकदम साफ साफ चमक में आता है? तो इसीलिए ट्राइमैक्स लाया हूं। ठीक है, और नोटबुक चेकिंग के तो मिलते हैं ना पापा मार्क्स, तो नोटबुक अच्छी वाली होगी तो उस पर अच्छे से लिख पाऊंगा। ठीक है, पापा को लगा रहे हैं मक्खन, पापा को समझा रहे हैं। ठीक है, अब पापा ने पूछ लिया इधर आ पहले तो, क्या 100 रुपए का तो तू ये लेके आया है, ठीक है मान ली मैंने तेरी बात, तू 100 रुपए का लाया है, सारी बात तेरी सही है, ये बता एक कॉपी कितने की है और एक पेन कितने का है। अब भाई दुकान वाले से, हम तो अमीर है, तो हमने पूछा नहीं दुकान वाले से कि भैया एक कॉपी कितने की है, एक पेन कितने का है। हमने सीधा सीधा जाके कहा कि भैया सुनो, तीन निकाल दो क्लासमेट वाली कॉपी और दो निकाल दो ट्राइमैक्स वाले पेन। अब पैसे की टेंशन लेना मत, बहुत पैसा है, अमीर हम। ठीक है, 100 रुपए है पूरे हम पे, फालतू बात नहीं। ठीक है, तो पूछना भूल गए भाई। अब पापा ने पूछ लिया, अब बताओ कहां से बताओगे, हैं बताओ कहां से बताओगे। हाँ भाई प्रशांत, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं और कुछ, पर वो इंग्लिश मीडियम में है। आ जाओ, तो मेन मुद्दे पे आ जाओ। तो अभी देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब हमने लगाई हमारी गणित। ठीक है,
हम बालक हैं, हम पढ़ते हैं के स्क्वायर सर से, ठीक है। उन्होंने हमें बता रखा था कि क्या करना है। हमने कहा सुनो पिताजी देखो, हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है कि कितने की हमारी पेंसिल थी, कितने का हमारी कॉपी थी। तो हम सीधा सीधा ये बोलते हैं कि एक कॉपी का मूल्य बराबर किसके है। हमने कहा देखो, बहुपद के टाइम पे चर और अचर पढ़ा था, बहुपद के टाइम पे चर और अचर पढ़ा था। चर क्या होते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं होता, जिनका मान फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब कॉपी का पैसे पता ही नहीं कितने रुपए की ली कॉपी, तो पता ही नहीं है भाई, पता ही नहीं है कितने रुपए की ली कॉपी। तो भैया ये क्या है, ये है चर। ये जो कॉपी का मूल्य है ये हमें पता ही नहीं है, एक कॉपी का मूल्य हमें पता ही नहीं है कितने रुपए की है। तो हमारा कितना हो गया भैया, एक कॉपी का मूल्य हो गया कितना, एक्स रुपए। तो भाई एक बात बताओ, अगर एक कॉपी एक्स रुपए की है तो 3 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, है भाई बताओ जरा, 3 कॉपियों का मूल्य कितने का होगा। तो भैया देखो, अगर एक टॉफी 2 रुपए की है तो 4 टॉफी कितने रुपए की होंगी, 2 यानी कि 4 गुना 2 रुपए की। अगर एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 3 चॉकलेट कितने रुपए की होंगी, 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 5 गुना 3 रुपए की, ठीक है। तो ऐसे ही अगर एक कॉपी x रुपए की है तो 3 कॉपी कितने रुपए की होंगी, x प्लस एक्स यानी कि 3x रुपए की। सीधी सी बात है, 3x रुपए की। अब सेम यही चीज किसके साथ, टिराइमैक्स वाले पेनों के साथ भी है। क्या कि भैया हमें नहीं पता ट्राइमैक्स वाले पेन कितने के हैं, हमें नहीं पता टिराइमैक्स वाले पेन कितने के हैं। हमने कहा एक पेन का मूल्य बराबर है किसके, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का चर है। और चर को किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से। तो यहां पर x लिया था, यहां पे ए बी सी डी कुछ भी ले लो, मैं y ले रहा हूं, ठीक है, हमने y ले लिया, ठीक है। तो भैया अगर एक पेन का मूल्य y रुपए है तो भैया 2 पेनों का कितना होगा, y प्लस वाई यानी कि 2y। 2 पेनों का मूल्य कितना हो गया भाई, 2y रुपए, ठीक है। तो अब जब हम दुकान पे गए थे, जब हम दुकान पे गए थे तो हमने क्या किया था, हमने 3 कॉपियों का और 2 पेनों के 100 रुपए दिए थे दुकान वाले को, है ना। तो 3 कॉपियों के कितने रुपए, 3x रुपए। 3 कॉपियों के कितने रुपए, 3x रुपए। 2 पेनों के कितने रुपए, 2y रुपए। इसे मिलाकर कितने रुपए दिए, 100 रुपए। हाँ जी, तो यही है तुम्हारी एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण। और ये तुम्हारा कहां इस्तेमाल होती है, तुम्हारा रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अब ये जो कहानी थी, इससे देखो भैया, पिताजी को जब तुम ये लेके जाओगे ना समीकरण, तो पिटोगे तो तुम उसके बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी भी यहां पे ये तो पता ही नहीं चला कि एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक ट्राइमैक्स वाले पेन का और एक कॉपी का मूल्य कितना था। तो पिटोगे तो तुम तब भी, ठीक है। पर इससे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी समीकरण बनाने की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, तुम्हारी समीकरण बनाने की प्रैक्टिस हो गई। वो तो तुम्हारा पिटना तो देखो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है पिताजी के हाथों, ठीक है, तो वो कुछ नहीं हो सकता। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया यहां पर हुआ क्या। देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे समीकरण के बारे में। किसके बारे में, समीकरण के बारे में, कि भैया ये होता क्या है। पहले हम समझेंगे समीकरण। क्लास 8th में, क्लास 9th में दोनों जगह पर पढ़ा है। क्लास 8th में पढ़ा था एक चर वाला समीकरण, क्लास 9th में पढ़ी थी 2 चर वाली समीकरण, ठीक है।
ठीक है, तो अब ये सब क्या है, ये सब समीकरण है। सर समीकरण क्या होती है? सर समीकरण होती है वो ऐसे बीजीय व्यंजक या फिर मैं बोलूं ऐसी चीजें जहां पर आपके पास एक एलएचएस यानी कि वाम पक्ष हो, वाम पक्ष यानी कि दाया पक्ष बोल सकते हो तुम इसे, ठीक है, एक तुम्हारा आरएचएस यानी कि आपका दक्षिण पक्ष हो या दाया पक्ष, ठीक है, और बीच में उन दोनों पक्षों की तुलना करने के लिए एक तुल्यता का चिन्ह हो, एक कंपैरिजन का चिन्ह हो। तो इस पूरी कथा को या इस पूरे ही हमारे किसे पद को या पूरे व्यंजक को हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समीकरण बोलते हैं। ठीक है, समीकरण बोलते हैं कब? जब तुम्हारे पास एक एलएचएस हो, एक आरएचएस हो और बीच में एक चिन्ह हो तुल्यता का, जो कि दोनों साइड को कंपेयर कर रहा है, जो कि दोनों साइड को कंपेयर कर रहा है। ये क्या होता है? ये होता है आपका क्या भैया? बेटा अभी साबिया दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा बताऊंगा, पहले ये तो समझो समीकरण क्या होती है कि भैया जिसमें एलएचएस हो, जिसमें आरएचएस हो और दोनों साइड को कंपेयर करने के लिए एक साइन हो बीच में, उन्हें हम बोलते हैं समीकरण। समीकरण समझ में आया सबको? माधव झा, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, ठीक है, उल्टी हाथ का पक्ष, बाएं हाथ की तरफ वाला पक्ष, ठीक है। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की साइड वाला पक्ष, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये सबको समझ में आया समीकरण क्या होती है? अब समीकरण में जब हमारे पास कंडीशन बनती है ऐसी, जहां पर आपके पास, ध्यान से सुनना, जहां पर आपके पास एक समीकरण में केवल एक प्रकार वाले चर हों, केवल एक प्रकार के चर हों। फॉर एग्जाम्पल पहली वाली समीकरण देखो, यहां पर कितने प्रकार के चर हैं? यहां पर कितने प्रकार के चर हैं? पहली समीकरण को देखो, पहली समीकरण को देखो, यहां पर कितने प्रकार के चर हैं? बेटा हर चीज की परिभाषा नहीं होती। अगर तुमसे पूछा जाए बिंदु, बिंदु की परिभाषा क्या है? कुछ नहीं है। समझ रहे हो? हर चीज की परिभाषा नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें दिमाग में, क्लास 9th में एक चैप्टर था यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, वहां पर समझाया गया था कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिनके लिए तुम्हें केवल समझना पड़ता है। तुम्हें पता है वो क्या होती है, लेकिन तुम उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते। सेम जैसे कि यहां पर है समीकरण के केस में, आपके पास एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस, और बीच में दोनों को कंपेयर करने की आपका क्या, एक चिन्ह। तो पहली समीकरण में हमारे पास क्या है? केवल एक प्रकार का चर है, ठीक है, जो कि है x। तो जब किसी समीकरण में एक प्रकार का चर होता है उसे हम एक चर वाली समीकरण कहते हैं। तो ये हमारी एक चर वाली समीकरण है, ठीक है, ये हमारी एक चर वाली समीकरण है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद दूसरी समीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कितने प्रकार के चर हैं? बेटा पोल अंशु तब कराऊंगा जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कराऊंगा पोल बट बाद में। अमित यादव कह रहे हैं सर बिंदु की डेफिनेशन होती है। बेटा वो एक ऐसी डेफिनेशन है जिसे आप रियलिटी के हिसाब से सही नहीं बता सकते हो। पॉइंट की जो बिंदु है उसकी एक डेफिनेशन होती है ये कि भैया एक ऐसी चीज जो कि किसी तल में जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। जबकि तुम बिंदु बनाते हो तो वो ऐसे बनाते हो, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ठीक है। तो इसीलिए चलो, बिंदु की डेफिनेशन होती है, तुम्हारी बात ठीक है, और छोड़ो, लंबाई की डेफिनेशन क्या है फिर? बताओ लंबाई की डेफिनेशन क्या है? चौड़ाई की डेफिनेशन क्या है? नहीं है ना, हर चीज की नहीं होती भाई। क्लास 9th का अगर तुमने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ा होता तो तुम्हें याद होती है चीज। समझो इस बात को, ठीक है। हर चीज पे बहस करना मत शुरू किया करो, थोड़ा सुना करो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। पहले यहां पर आ जाओ,
तो इसमें कितने प्रकार के आपके पास चर हैं? इसमें कितने प्रकार के चर हैं आपके पास? दो प्रकार के हैं, एक x, दूसरा y, और फिर से x आ गया, तो हमारे पास केवल दो प्रकार के चर हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है तुम्हारा दो चर वाली रैखिक, दो चर वाली समीकरण। रैखिक की बात नहीं हो रही है अभी रैखिक की बात नहीं हो रही है, अभी केवल दो चर वाली समीकरण, एक चर वाली समीकरण की बात हो रही है। ठीक है, अगले वाले को चेक करो, यहां पर कितने प्रकार के चर हैं आपके पास? एक, दो, तीन, चार, u, v, s और z। यहां पर चार हमारे पास क्या है? चर हैं। तो भैया सीधी सी बात है, ये आपकी चार चर वाली समीकरण होगी। ठीक है, तो हमें किस बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है ऐसी समीकरणों के बारे में जो कि दो चर वाली हो। हमें दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में बात करनी है, तो हमें बात करनी है केवल दो चर वाली समीकरणों के बारे में। वो समीकरणें जिनमें आपके पास दो प्रकार के चर होते हैं, दो चर वाली समीकरण होती हैं। ठीक है, अब दो चर वाली समीकरण में से भी हमें क्या चाहिए? दो चर वाली रैखिक समीकरण चाहिए। अब सर ये रैखिक समीकरण क्या है? सर रैखिक समीकरण, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूं तुम लोगों को, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, आ जाओ बेटा। अंश, अगर मैं थोड़ा फास्ट चला ना तो बालकों के सर के ऊपर से बाउंसर चला जाएगा ये पूरा चैप्टर, क्योंकि अगर किसी को दो चर वाले समीकरण ही नहीं पता तो फिर वो समीकरण बनाना नहीं सीख पाएगा, और वो समीकरण बनाना नहीं सीख पाएगा तो समझ जाओ बोर्ड में 4 से 6 नंबर गए। क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, तो देखो भैया रैखिक समीकरण क्या होती है? रैखिक समीकरण क्या होती है? देखो भाई, ठीक है, तीन समीकरणें, चार समीकरणें तुम्हारे सामने लिखी हुई, चार समीकरणें तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं। रैखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें चर की अधिकतम घात बराबर होती है एक के, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसकी बात करते हैं, क्या ये एक रैखिक समीकरण है? यहां पर चर है x, खाली एक प्रकार का चर है, तो ये एक चर वाली समीकरण है। दोनों चीजें बतानी है तुम्हें दोनों चीजें बतानी है। ये एक चर वाली समीकरण है, लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहां पर चर की घात है 2। हमें बोला गया है चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। बहुत बढ़िया, अगला देखो, यहां पर हमारे पास दो प्रकार के चर हैं, तो सीधी सी बात है, ये क्या है? ये है हमारी दो चर वाली समीकरण। ठीक है, दो चर वाली समीकरण। ठीक है, और दूसरा, यहां पर जो चरों की घात है, वो क्या है? यहां पर चर है x, इसकी घात है 1, यहां पर चर है y, इसकी घात है 1। ठीक है, तो भैया जब चरों की अधिकतम घात 1 हो तो वो किस प्रकार की समीकरण होती है भैया? वो होती है रैखिक समीकरण। तो यानी कि हां, ये एक रैखिक समीकरण है। बहुत बढ़िया, ये एक रैखिक समीकरण है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, यहां पर क्या है? यहां पर हमारे पास खाली एक प्रकार का चर है, वो है u, और उसकी घात कितनी है? 1।
तो ये आपका एक चर वाली, ये आपकी एक चर वाली समीकरण है। और क्योंकि चर की अधिकतम घात है एक, तो यानी कि ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, लास्ट वाले की बात करते हैं। तो लास्ट वाले में हमारे पास दो चर हैं, एस और टी। ठीक है, तो ये दो चर वाली समीकरण है। और क्या भैया ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात दो है। तो रैखिक समीकरण तुम्हें समझ में आया? रैखिक समीकरण तुम्हें समझ में आया क्या है? बेटा मैथ्स बोरिंग पता है कब लगती है आर्या? जब तुम उनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो। जब एक क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, फिर दूसरा सॉल्व होता है, फिर तीसरा सॉल्व होता है, उसके बाद मैथ्स बहुत एंटरटेनिंग लगने लगती है। ठीक है, चलो तो देखो, अब यहां पर आपको क्या समझ में आया? रैखिक समीकरण हमारे पास ये दोनों है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, क्योंकि यहां पर चर की जो सबसे बड़ी घात थी वो एक थी, तो ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो हमें दो चर वाली समीकरण समझ में आ गया, जिनमें दो प्रकार के चर होते हैं उन्हें दो चर वाली समीकरण बोलते हैं। और हमें रैखिक समीकरण समझ में आ गया, जिनमें आपका चरों की अधिकतम घात एक होती है, उन्हें हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहां से क्या निकल कर आता है? यहां पर इन दोनों परिभाषाओं को, पहली परिभाषा दो चर वाली समीकरण कौन सी? जिनमें दो प्रकार के चर होते हैं उन्हें दो चर वाली समीकरण बोलते हैं। दूसरी परिभाषा आपका, जिन समीकरणों में चरों की अधिकतम घात एक होती है उन्हें रैखिक समीकरण बोलते हैं। दोनों को उठाकर मिक्स कर दो तो हमारे पास बनकर आती है क्या? हमारे पास बनकर आती है हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण। ये रही। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। कौन सी समीकरणें होती हैं भैया? आपकी वो समीकरणें जिनमें आपका दो प्रकार के चर होते हैं या फिर दो चर होते हैं और उन चरों की अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात एक होती है। उन्हें हम बोलते हैं क्या भैया? हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण। चमका के नहीं चमका? दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है भैया? वो समीकरणें जिनमें आपका दो प्रकार के चर होते हैं और दोनों प्रकार के चरों की अधिकतम घात जो है वो कितनी होती है? वो आपका एक होती है। उस समीकरण को हम दो चर वाली रैखिक समीकरण बोलते हैं। या फिर आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप है जो कि ये है क्या? कि सर जी कोई भी समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की होगी, जहां पर आपके x व y चर हैं और आपका a b व c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और ध्यान रखना यहां पर आपका a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b को तुम एक साथ 0 कर दोगे तो क्या बचेगा? केवल c बराबर 0 बच जाएगा। c बराबर 0 तो हमारे यहां तो चर ही गायब हो गए। तो ध्यान रखना a और b को एक साथ 0 हम नहीं कर सकते। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण होती हैं वो समीकरणें भैया जिनमें दो प्रकार के चर होते हैं। ठीक है, और इन चरों में आपका क्या होता है? चर की सबसे बड़ी घात या अधिकतम घात जो है वो एक होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? ओ सॉरी, हाँ जी, समझ में आ गया अच्छे से? चलो
एक क्वेश्चन है, बताओ बताओ भाई, निम्न में से कौन सी समीकरण दो चर वाली रैखिक समीकरण है? ठीक है, कौन सी समीकरण दो चर वाली रैखिक समीकरण है? ऑप्शन ए 2x की घात 2 प्लस 4y बराबर 5। ऑप्शन बी 7x प्लस 4 बराबर 3y। ठीक है, ऑप्शन सी 2x प्लस 5 बराबर 0। ऑप्शन डी नोटा। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। वो समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, उन्हें दो चर वाली रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, या फिर वो समीकरण है जिनमें दो प्रकार के चर हो और चरों की जो अधिकतम घात है वो एक हो, उन्हें हम दो चर वाली रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो बताओ भाई, इनमें से कौन सी समीकरण दो चर वाली रैखिक समीकरण है? बताओ, ए बी सी या फिर डी? बहुत ध्यान से देख लो फिर आंसर करना। पोल लगा दूं? ये लो भाई, लगा दिया पोल। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी? देखो, सिंपल सी बात है। पहली वाली समीकरण को देखें तो यहां पर दो चर हैं हमारे पास, लेकिन जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है। तो यानी कि ये तो दो चर वाली ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये दो चर वाली समीकरण है पर रैखिक समीकरण नहीं है। अगला देखो, इस समीकरण को अगर मैं हल करता हूं तो 3y उठकर इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 7x प्लस का 3y इधर आकर हो गया माइनस का 3y प्लस 4 बराबर 0। तो यहां पर तुम देख सकते हो तुम्हारे पास दो चर हैं, दोनों चरों की अधिकतम घात जो है वो 1 है। ठीक है, यानी कि ये तो दो चर वाली रैखिक समीकरण है। या फिर तुम ये भी देख सकते हो कि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की भी है, जहां पर a का मान 7, b का मान माइनस के 3 और c का मान क्या है? 1 रखवा ले। नहीं, बस हो ही रही है, क्लास खत्म ही कर रहे हैं थोड़ी बहुत देर में, तब तक बच ही रहा है। ठीक है, स्नैक्स के लिए पूछने आए थे, मस्त समोसे चल रहे हैं बाहर भाई साहब, नुकसान हो जाएगा समोसों का मेरा भी। हाँ, तो देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया ये तो दो चर वाली रैखिक समीकरण बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। ये वाली समीकरण रैखिक तो जरूर है, पर ये एक चर वाली समीकरण है, ये एक चर वाली समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक चर वाली समीकरण को, मैं ये चीज तुम्हें सिखा रहा हूं, ये क्लास 8th की चीज है, बट मैं फिर भी तुम्हें सिखा रहा हूं। ठीक है, क्लास 9th की चीज है ये, कि एक चर वाली रैखिक समीकरण को आप दो चर वाली रैखिक समीकरण में बदल सकते हो। कैसे? ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है 2x प्लस 5 बराबर 0। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 2x प्लस, क्योंकि यहां पर y का गुणांक नहीं है, तो y के गुणांक को मैंने क्या लिख दिया 0y। 0y कितना हो जाएगा 2x प्लस 0y, 0y हो जाएगा 0, 2x प्लस 0 2x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 बराबर 0। तो अब अगर तुम देखो तो ये तुम्हारी दो चर वाली, जो एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, क्योंकि यहां पर एक चर है और उसकी घात कितनी है 1 है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण को भी ध्यान रखना, आप दो चर वाली रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हो, लिखा जा सकता है ये। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? 8th में भी था, 9th में भी था ये। ठीक है, बट अभी के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो चर हैं, दोनों चरों की अधिकतम घात 1 है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 84% बालकों ने सही जवाब दिया। आई होप बाकी के जो बालक हैं, जो ये हमारे 16% बालक हैं, इन्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी के 16% बालक जो है उन्हें समझ में आ गया। उज्जवल, सनी, ईशा, अदिति, सैफ अली खान, पूर्विका, सार्थक, इशिका, विनय वर्मा और ओम पांडे, बहुत बढ़िया भाई। चलो और बताओ, क्लियर है सबको? ये अभी नहीं जा रहे, समोसे रखवा दिए हैं, रखे जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इतने तुम्हारे भाई की चलती है है ना, इतने तुम्हारे भाई की चलती है, रखे जाएंगे समोसे। चलो, तो ये सबको समझ में आ गया? आ जाओ, अब देखो, यहीं से इसी के साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, युग्म के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, युग्म की बात करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। आज बहुत बेसिक ही रखना था मुझे, ठीक है, तो बहुत बेसिक ही रखा है मैंने। ठीक है, तुम्हें दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है ये समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार अपनी बुक खोलना क्लास 9th की, उससे रिवाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सीधा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उनका आलेख कैसे बनता है, उनका हल कैसे निकलता है, तीनों चीजों के बारे में बात होगी। ठीक है, तब तक घर पे अपना टिराई मैक्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो, अगर मैंने एक दुकान पे जाके 3 खरीदी कॉपी, ठीक है, और 2 खरीदे टिराई मैक्स के पेन, कितने रुपए में? 100 रुपए में। जबकि एक कॉपी का मूल्य x रुपए और एक पेन का मूल्य y रुपए था। ठीक है, फिर मेरे दोस्त ने देखा, ओ भाई साहब, भाई ये तो नई कॉपी ले आया है, ये तो नई कॉपी ले आया, अब तो क्लास की सारी लड़कियां इसी से बात करेंगी, ये ट्राइमैक्स वाले पेन भी ले आया, ये पेन फाइटिंग भी जीत जाएगा, सारे लड़के इसे अपना गिरोह का वो मान लेंगे कि भाई ये तो लीडर है हमारा, सरदार बन गए, तो ग्रुप का लीडर बन जाएगा पेन फाइटिंग में जीतते ही है। तो अब क्या किया जाए? तो मेरे दोस्त ने देखा, वो भी भाई कह रहा मैं भी लेके आऊंगा, नहीं मैं भी लेके आऊंगा, नहीं वो भी दुकान पे गया, उसने क्या करा, उसने 2 खरीदी कॉपी, ठीक है, x रुपए की। कहता है भाई लिखता तो मैं वैसे भी नहीं हूं, पढ़ता तो मैं वैसे भी नहीं हूं, है ना, तो लिखने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, वो तो बस फ्लेक्स करने के लिए ले रहा हूं मैं कॉपी। ठीक है, और 3 ले लिए पेन। क्या पेन फाइटिंग में नहीं हारना चाहिए, एक पेन खो गया दूसरा रहेगा, दूसरा खो गया तीसरा रहेगा। ठीक है, पेन फाइटिंग में नहीं हारना चाहिए, तो लड़कों के सामने इज्जत बनी रहनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो उससे 3 ले लिए पेन भाई ने। ठीक है, और कितने रुपए दे के आया टोटल? 75 रुपए दे के आया, है ना। तो यानी कि 2x + 3y बराबर 75 रुपए। अब एक बात बताओ, युग्म क्या होता है, कोई बताएगा? युग्म क्या होता है, कोई बताएगा? युग्म होता है पेयर। लड़कों के लिए एग्जाम्पल देता हूं मैं, तुम्हारे जूते। ठीक है, लड़कों को बड़ा प्यार होता है, जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम में से बहुत सारे लड़कों को शौक चढ़ेगा स्नीकर्स खरीदने का। ठीक है, मुझे भी बहुत चढ़ा हुआ है, बहुत खर्चा होता है फालतू का स्नीकर खरीदने में। ठीक है, बहुत महंगे महंगे आते हैं ठीक है, हाँ, तो पेयर होता है। ठीक है, जैसे कि आजकल ये तुम्हारी जनरेशन में नया वाला चल रहा है कि लड़के और लड़की का पेयर होता है। ठीक है, कपल जिसे तुम बोलते हो। ठीक, तो ऐसे ही पेयर होता है, जूतों का पेयर होता है। ठीक है, और लड़कियों को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा इयरिंग होता है ना, इयरिंग है, जोड़ा होता है, एक खो जाए तो दूसरा वाला खराब, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बस वो पेयर, जहां पे 2 चीजें सेम एक जैसी आ जाती हैं, जहां पर 2 चीजें सेम एक जैसी आ जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेयर। ठीक है, यानी कि युग्म, यानी कि जोड़ा। ठीक है, तो अब जब हमारे पास 2 रैखिक समीकरण हो, वो भी 2 चर वाली, जब हमारे पास 2 रैखिक समीकरणें हो जो कि समान 2 चरों में बनी हो, 2 रैखिक समीकरणें जो कि समान चरों में बनी हो, ठीक है, उस पूरे के पूरे सिस्टम को या उन दोनों समीकरणों के पेयर को, जोड़े को हम क्या बोलते हैं?
हम बोलते हैं भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं मोहम्मद फरहान जी? समझ तो गए होगे क्यों नाम लिया गया तुम्हारा? रहने दो यार, मत मजबूर किया करो। क्यों कक्षा 10वीं में तुम कहानी बनवाना चाह रहे हो अपनी? सुनाओगे अपने बड़े होके, जैसे मैं सुनाता हूं कि क्लास 9th में एक टीचर थे जिन्होंने मेरे दोस्त को, मेरी वजह से मेरे दोस्त को गिरा गिरा के मारा था। हैं? तुम भी किसी दिन अपने दोस्तों को सुना रहे होगे यार, क्लास 10th में एक ऑनलाइन टीचर थे जिन्होंने मस्त मेरी तफरी ली थी क्लास में। हैं? क्यों मजबूर करते हो मुझे ऐसी हरकतें करने पे? हैं? क्यों मेरे अंदर का इंजीनियर बाहर निकलवा देते हो तुम? अब पढ़ाई लिखाई कर लो, आ जाओ। तो देखो, कोई भी समीकरणों का ऐसा जोड़ा, जब तुम्हारे पास दो समीकरणें आ जाएं, कौन सी समीकरणें? दो समीकरणें आ जाएं, ठीक है। कैसी समीकरणें आ जाएं? दो समीकरणें आ जाएं जिनमें समान प्रकार के चर हों और वो रैखिक समीकरणें हों दोनों, तो उन्हें क्या बोलते हैं भैया? उन्हें बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म क्यों हो गया भैया? क्योंकि दो एक जैसी चीजें आ गई, दो एक जैसी चीजें आ गई, इस वजह से आपका ये क्या हो गया? ये पूरा सिस्टम जो है ये क्या बन गया? ये युग्म बन गया। ये क्या बन गया? ये युग्म बन गया। समझ में आया? तो भैया देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? ये होते हैं आपका कोई भी समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन पूछ रहा है हम सिंगल है नहीं है? क्यों मिंगल करवाओगे हमें? है? कोई बता रहा था कि हाँ निधि सर सिंगल ही है, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? अब अपनी मर्जी से सिंगल हूं मैं, शक्ल देख के लगता है कि सिंगल रहूंगा मैं? हैं? मर्जी से सिंगल हूं भाई, सख्त लौंडे, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करते हम प्रपोजल, हैं? आ जाओ मेन मुद्दे पे। तो भैया कोई भी समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो, जहां पर आपका x और y तो चर हैं, समान प्रकार के चर हैं दोनों समीकरणों में, ठीक है। और आपका a1 b1 और a2 c2, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? आपके वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान वही रखना है कि a1 और b1 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या बचेगा फिर? अगर ये दोनों 0 हो गए तो बचेगा क्या? c1 बराबर 0, जो कि हमारा चर वाली समीकरण है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा a2 और b2 में अगर तुमने क्या करा, a2 और b2 को 0 कर दिया तो एक साथ, तो ये बनेगा c2 बराबर 0, तो भैया ये भी हमारी चर वाली समीकरण नहीं बचेगी। तो इसीलिए ध्यान क्या रखना है कि a1 b1 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए और a2 b2 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। चलो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें अगली क्लास में दोबारा से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। बहुपद वाले तुम्हारा आधा घंटा, तुम्हारा आधी क्लास बहुपद की हो गई, आधी क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हो गई, ठीक है। अब करना क्या है? क्लास के बाद, दूसरी क्लास करने के बाद, ठीक है, डीएचए मिलेगा, उसे खोल के देखना, उसकी प्रैक्टिस करना। दूसरा, क्लास 9th की अगर बुक नहीं मिलती है तो गूगल पे जाना, एनसीईआरटी डालना, ठीक है। दूसरा लिंक आएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के नाम से, ठीक है। उसमें से क्लास 9th की टेक्स्ट बुक खोलना, ठीक है। मैथ्स की, गणित की, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, जिसमें कंफर्टेबल हो वो खोलना, ठीक है। उसका तीसरा चैप्टर खोलना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और उसे हल्का सा एक बार बुक से रिकैप मारना। अगली क्लास में जब आओगे तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी अब अपने के स्क्वायर सर को दो छुट्टी, समोसे ठंडे हो रहे हैं उनके, ठीक है। चलो, और हां, एक चीज और बताने का कष्ट करें कृपा करके मुझे जरा कमेंट में, ठीक है, डाल देना कमेंट में कि अगला चैप्टर कौन सा कवर कराया जाए।
सीक्वेंस के हिसाब से ही चलूं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही सीक्वेंस के हिसाब से चलें। जैसे कि अभी द्विघात समीकरण आएगा, इसके बाद फिर समांतर श्रेणी आएगा, फिर त्रिभुज आएगा, फिर निर्देशांक ज्यामिति आएगा, फिर तुम्हारा त्रिकोणमिति आएगा, त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब या तो सीक्वेंस में चलें या फिर भैया सीक्वेंस तोड़ के बीच में कोई चैप्टर पहला कराना चाहते हो। ठीक है, चलो तो अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी क्लास में। तब तक ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना।